तो दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 10th का जो 19 फरवरी को हिंदी पेपर होने वाला है, उसका मैं ब्रह्मास्त्र वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ब्रह्मास्त्र वीडियो बोले तो दोस्तों एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको कल एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को इग्नोर ना करें और वीडियो को स्किप ना करें और सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यानपूर्वक देख लें समय रहते, क्योंकि कल जो है सो आप मौका चूको ना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो ये वीडियो जो होने वाला है दोस्तों, वो हिंदी पेपर ए जो है दोस्तों, उसका वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो लाने के लिए जो है सो मैं मोटिवेट होता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है सो क्या है, वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में लेकर के आ गया हूँ। देख रहे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो आपका है सो 2-2 मार्क्स में पूछा जाता है और इसको हम लोग समझते हैं बढ़िया से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि कैप्टन को पागल और लंगड़ा कहने वाला पान वाला उसकी मृत्यु पर दुखी क्यों था। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। इसका आंसर दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा लाइन कर लें। जब तक कैप्टन जीवित रहा, पान वाला उसे सनकी अजूबा मानता रहा। वह उसकी देशभक्ति का भी मजाक उड़ाता रहा। वह उसके लिए हंसी का पात्र था, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात, चाहे मृत्यु के बाद जो है सो उसे अनुभव हुआ कि केवल वही सुभाष की मूर्ति की चिंता करता था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो थी उसकी चिंता केवल कैप्टन ही करता था। कस्बे में और किसी के पास इतना समय और भाव नहीं था कि मूर्ति का ध्यान रखे, तभी उसने उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया। समझ में आ गया दोस्तों। कैप्टन जब जिंदा था तो उसे पान वाला जो है सो कभी उसे जो है सो उसको वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया, लेकिन जब मर जाता है तो वो उसको जो है सो दोस्तों उसकी मृत्यु पर दुखी होता है, क्योंकि जो है सो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को जो ध्यान देने वाला, उसको साफ सुथरा करने वाला, उसको चश्मा लगाने वाला केवल कैप्टन ही हुआ करता था। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख रहे हैं कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसको आप लोग चलिए समझिए, है ना। फादर बुल्के का व्यक्तित्व जो है सो देवदार की वृक्ष के समान विशाल था। वे सभी पर अपना वात्सल्य लुटाते थे। उनकी कृपा की छाया उनकी शरण में आने वाले हर व्यक्ति पर छाया रहती थी। वे अपने आशीषों से लोगों को भर देते थे। वे पारिवारिक उत्साहों एवं साहित्यिक गोष्ठियों में शामिल होकर पुरोहित जैसे प्रतीक होते थे। उनकी छाया सुखद और शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। तो फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था, वो जो है सो सभी के प्रति समान और सभी के प्रति प्रेम, सद्भाव और शीतल था, इसलिए उनकी जो है उपस्थिति देवदार की छाया के समान लगती थी। क्योंकि देवदार की छाया में जो बैठता है उसे अगर वो गर्मी के मौसम में अगर कहीं दूर से आते हैं और वो पेड़ के नीचे बैठते हैं तो उन्हें छाया जिस तरह से सुकून देता है, वैसे ही जो है सो फादर बुल्के की उपस्थिति में लोगों को सुकून मिलता था और वे एक साधारण जीवन शैली के व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं क्या हमारा क्वेश्चन है, गरीबी का जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। ठीक है, हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। गरीबी से मनुष्य की प्रसन्नता, उदारता और सदास्यता नष्ट हो जाती है। जैसे कि पता है जो व्यक्ति गरीब है उसका प्रसन्नता जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, प्रसन्नता नष्ट हो जाएगा, उदारता नष्ट हो जाएगा और सदास्यता, ठीक है, यानी कि सदस्यता है, ये सदस्यता नष्ट हो जाएगा। जो मनुष्य वैभव के दिनों में कुछ उदार और निंदा दिल होता है, वही गरीबी के कारण संकुचित, कंजूस और शकी हो जाता है। जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति के पास धन है वो है सो उदार और जिंदा दिल होता है, लेकिन जब उसके पास कमी हो जाता है धन का, वैभव का, तो वो संकुचित और कंजूस के और शकी की तरह करेगा। ठीक है, और उसकी सद्भावनाएं नष्ट हो जाती है, वह कुंठित हो जाता है, उसका जीवन
क्रोध और भय जैसे नकारात्मक भावों से भर जाता है। लेखिका के पिता के साथ ठीक यही होता है। ठीक है, तो गरीबी से क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो आती है। लोग जो है सो कंजूस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, वो जल्दी खर्च करने चाहेंगे, वो सोचेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा सकें। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक समझ में आया हो, इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को सारा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये वीडियो आपका क्वेश्चन का स्टोर बोल सकते हैं, क्वेश्चन का स्टॉक या फिर क्वेश्चन का भंडार वीडियो लेकर के आए हैं। और अगर इसमें अगर समय नहीं बचेगा तो मैं इसका जल्दी अगला पार्ट डालूंगा, तुरंत डालूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास कीजिएगा। हिंदी में तो आपको 80 में 80 लाना ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख रहे हैं कि सुशिर वादों से क्या अभिप्राय है। ठीक है, शहनाई को सुशिर वादों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन जो है सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग चलिए इसको पढ़ते हैं। सुशिर वादों का अभिप्राय है सुराख वाले वाद, है ना, जिसमें फूंक मारकर क्या किया जाता है, बजाया जाता है। सुराख समझ रहा है दोस्तों, जो छेद होते हैं, जिसमें बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, वैसा टाइप का। ठीक है, ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है। बांसुरी में भी होता है छिद्र यानी सुराग, और इसमें क्या कहते हैं, शहनाई में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुरीला आवाज़ है, मीठा आवाज़ होता है, वो किसका होता है, शहनाई का। इसलिए उसे शाहनय और अर्थात ऐसे सुशीर वाद्यों का जो है शाह कहा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग जो है सो लिख लीजिए, समय लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ इस वीडियो में लाया है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर जो है सो ध्यान से फोकस कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका यहाँ से ध्यान हटा तो कल जाकर हो सकता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में फंस जाओ और आपको जो है सो पछताने के सिवा और कुछ ना मिले। तो इसको सबसे बढ़िया तरीके से समझेंगे। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, है ना, यानी कि ताने दिए। चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर। तो गोपियों ने, थोड़ा सा एक मिनट यहाँ पे एक काम करते हैं, ये मिटा देते हैं। अब देखिए, तो गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए, है ना। पहला क्या ताना दोस्तों, पहला क्या है कि वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण स्वयं न आकर योग्य संदेश भिजवा दिया, और इससे उनकी विरहावस्था और अधिक बढ़ गई। कहने का मतलब जो है सो गोपियाँ कृष्ण का इंतजार बेसब्री से कर रही थी, लेकिन कृष्ण स्वयं न आकर के अपना संदेश जो है सो उद्धव के माध्यम से भेज देती है। इससे क्या होता है कि गोपियों को जो है सो कृष्ण की प्रतीक्षा और ज़्यादा मतलब जो है सो अधिक बढ़ गई, है ना। और क्या कह रहा है समझिएगा, वे कृष्ण से अपेक्षा करते थे कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। कहने का मतलब कृष्ण जी जो हैं वो है सो उनसे गोपियाँ अपेक्षा करते थे कि हम जिस प्रकार से अपने श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक समझते हैं और प्रेम करते हैं, वैसे ही कृष्ण जी भी उन्हें प्रेम करेंगे और उनके प्रेम को समझेंगे। लेकिन यहाँ कुछ और होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने प्रेम का संदेश जो है सो उद्धव के द्वारा भिजवा करके जो प्रेम मर्यादा है सो वो तोड़ डाली, है ना। तो ये था इसका आंसर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, समझ रहे हैं क्या है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। फागुन का जो दोस्तों महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा मस्त होता है, ठीक है, शोभाशाली होता है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। जो दोस्तों फागुन के महीने में जो भी रंग बिरंगे फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, हवा होते हैं, वो है सो साफ साफ दिखते हैं वातावरण में, है ना। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कवि का जो है सो फागुन की सुंदरता देख करके हट क्यों नहीं रही है उनकी नज़रें। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो समझ रहे हैं कि बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। समझिएगा, बच्चे से कवि की मुलाकात का शाब्दिक शब्दचित्र मोहक है। बच्चा पहली बार अपने पिता को देखता है, वह
वह व्यक्ति बच्चे के लिए अजनबी है, क्योंकि इससे पहले उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं हुई थी। बच्चा एकटक निहारता रहता है, वह आगंतुक को जानना चाहता है, वह मोहक मुस्कान से उस व्यक्ति का मन हर लेता है, कभी भी बच्चे को देखकर आनंदित हो उठता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को, अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है ना। शादी से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी। वह उसके साथ बातें कर सकती थी, सलाह दे सकती थी, है ना। परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तो माँ अपने बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए समझती है दोस्तों, क्योंकि वो जो है सो अब वो अकेली रहने वाली है और अपनी बेटी का कन्यादान करने वाली है माँ, इसलिए जो है सो वो अब उसको लगने लगता है कि मेरी बेटी ही अंतिम पूंजी है। ठीक है, इसको आप जो है सो कर लीजिए। हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। देख रहे हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यानी कि जो है सो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर करीब 3 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। करीब 6 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको जो है सो किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको है सो देना है इसमें। ठीक है, 6 प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, देरी ना किए है ना, देरी ना करते हुए देखिए क्या है। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। तो भगत का व्यक्तित्व एक साधु है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको हम आगे ऊपर करते हैं ना, तब पढ़ते हैं। हाँ, भगत का जो व्यक्तित्व है एक साधु के अनुरूप था। मतलब भगत का जो रूप था दोस्तों, वो उसका व्यक्तित्व था, पर्सनालिटी था, वो क्या था, साधु की तरह था। वे एक गोरे चिट्टे और मंझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र उनकी 60 वर्ष से ऊपर की थी। उनके बाल पक गए थे। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग कर रहा था, है ना, करता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीरपंथियों वाली कनपट्टी टोपी, है ना। वे जाड़ा आने पर काली कंबली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामनंदी चंदन चमकता रहता था, जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर की ओर चला जाता था। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांध रहते थे होगा ये। इसी जो है वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए समझिएगा। तो दोस्तों पढ़ते हैं क्या है कि जब लेखक नवाब साहब के डिब्बे में सहसा कूद कर घुस गया, तब उन्होंने देखा कि लखनऊ की नवाबी नस्ल का एक सफ़ेद पुष्ट सज्जन पालथी मार बैठा है। तो देखा जब बोगी में यानी कि रेल के डिब्बे में घुसते हैं, देखते हैं क्या कि वहाँ पे एक लखनवी अंदाज में, यानी लखनऊ का एक नवाब जो है सो क्या करा हुआ है, बैठा हुआ है एकदम सफ़ेद पुष्ट सज्जन, यानी कि एकदम सिंपल सफ़ेद पुष्ट मतलब सफ़ेद कपड़ा पहन करके वो क्या है, पालथी मार के बैठा हुआ है। लेखक के आने से उसके हाव भाव में ऐसा लगा कि वह सज्जन उससे एकांत में बाधा आ गई। मतलब जब लेखक घुसते हैं डिब्बे में तो लेखक को लगता है कि मेरे आने के कारण जो है सो ये नवाब साहब जो बैठे हुए हैं वो उनको बाधा उत्पन्न हुई, मेरा आना यहाँ उनको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ये यहाँ पे तात्पर्य निकलता है। उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन का भाव था। कहने का मतलब जब वो अकेले बैठा हुआ था तो वो अलग ही मिजाज में था, और जब हम आ गए यानी कि लेखक जब पहुंच गए उस डिब्बे में तो उन्हें लगा कि चिंता का विषय बन गया है उस नवाब के मन में, है ना। तो खीरे जैसे अब पदार्थ वस्तु को खाते देख जाने पर शायद नवाब साहब को संकोच हो रहा है। यानी कि नवाब साहब जो खीरा खा रहे थे वो तो पूरा एकदम रहीसी में थे, और वो जब लेखक हो जाता है तो खीरा एक मामूली सा खाद्य पदार्थ है, उसको खाते हुए देखकर नवाब साहब को हो सकता है संकोच आ रहा है, तो इसलिए वो खीरा को नहीं खाते हैं बल्कि वो खिड़की से फेंक देते हैं, है ना। आप कहानी पढ़े होंगे। तो इस कारण से जो है सो लेखक को लगता है कि मेरे आने से और इनको कुछ बाधा उत्पन्न हुई, और उसके हाव भाव को देखते हुए लेखक को लग जाता है कि ये जो नवाब साहब है सो मुझसे बात करने के लिए तनिक भी जो है सो
उनके अंदर उत्सुकता नहीं पैदा हो रही है। तो लेखक को जो है सो अपना जब रेल के डिब्बे में जाने का जब उनको मौका मिलता है, वो बैठते हैं, तो वो नवाब साहब जो है सो इनसे बात कराने चाहते हैं। तो इनसे झलकता है कि वो एक लखनवी अंदाज के जो एक बोल सकते हैं कि नवाब साहब जो हैं उन्हें दूसरों से जो है सो अपने आप को अलग पेश करने के लिए यहाँ पे वो बैठे हुए थे। इसलिए लेखक एक मामूली सा व्यक्ति थे, और जबकि नवाब साहब जो है सो रईसी में थे, इसलिए वो यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ सो अलग हूँ आपसे, है ना। और मुझे ये छोटे मोटे चीज़ खाने के लिए मुझे जो है सो छोटा मोटा चीज़ मैं खाता नहीं हूँ, है ना। इसलिए यहाँ पे अपदार्थ वस्तु को खाते हुए देख करके उन्हें थोड़ा सा संकोच हो रहा है। तब वो क्या करते हैं, इस खीरे को फेंकने के लिए उतारू जाते हैं और बोलते हैं कि ये भी कोई खाने की चीज़ है ना। वो उनको मन में लगता है कि मैं अपनी जो नवाबशाही हूँ, नवाबशाही व्यक्तित्व है, मैं उसे दिखाऊं, है ना। ये इसमें कहानी बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है सो क्या है, समझिएगा। 1 मिनट। ये है ना कि फादर कामिल बुल्के का जीवन किस लिए अनुकरणीय माना जा सकता है, या फिर फादर बुल्के का चरित्र चित्रण करें। तो फादर कामिल बुल्के का जीवन जो दोस्तों अनुकरणीय था। वे सच्चे इंसान थे, उनमें निर्दोष निर्विकार आत्मा थी, मतलब वे निर्दोष प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उनके अंदर जो है सो आत्मा सभी के लिए थी। वो निर्विकार थे, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर छल कपट हो, ऐसा नहीं थे वो, है ना। वे बड़े करुणापूर्ण, स्नेही, सहयोगी और आत्मीय थे। वे लोगों से प्रेम करते थे, लोगों से दया भाव रखते थे, लोगों के प्रति वो मतलब समर्पित थे। वे अपने संपर्क में आने वाले लोगों को जल्दी अपना बना लेते थे। जो भी उनके पास आता था उन्हें वो अपने आप से जोड़ लेते थे, है ना। उनमें अपने पराये का छोटा भेदभाव मतलब मनोभाव नहीं था। मतलब ये होता है ना कि अपना है पराया, वो मेरा अपना है, हम उसका अपने हैं, वो मेरा पराया है ना, हमसे उससे ऐसा मतलब उनके अंदर का जो है भाव नहीं था। वे सभी को अपनापन में जो है सो अपनापन सभी के साथ अपनापन रखते थे। कहने का मतलब वे ऊंचे छायादार पेड़ थे, है ना। वो ऊंचे छायादार पेड़ थे। इसमें पूछता है कि किस तरह के पेड़ के थे, तो वो देवदार की छाया के मतलब स्वरूप के पेड़ थे, है ना। जिनके नीचे सब आते हैं, तो जिनके पास सब आते हैं और सभी को वो क्या करते हैं, छाया रूपी प्रेम प्रदान करते हैं। छाया रूपी जो है सो सभी के साथ वो स्नेह और क्या बोलते हैं उसको, करुणापूर्ण भाव, आत्मा को बोलते हैं ना, वो निष्पक्ष होकर के सभी का सहयोग करते हैं। वो चीज़ उनके अंदर था। उनके शब्दों में शांति झरती थी, मतलब वे जब भी बोलते थे तो शांति उनके मतलब स्वर में थी। वे सबके दिल जीत लेते थे। समझ आया दोस्तों, ये था। और छाया मत छूना कविता, ये अगला क्वेश्चन, सॉरी। तो फादर बुल्के का जो जीवन दोस्तों क्या है, समझ में आ गया कि वे बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और सभी के सहयोगी थे। सभी से वो प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना, शांति इत्यादि जो है सो पेश इत्यादि को जो पेश करते थे, है ना। ये आपको लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट करें। समझिए, तो कविता में व्यक्त दुख के कारण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, यथार्थ से मुंह मोड़ते हैं और कल्पना में जीते हैं, ठीक है। और हम पुरानी स्मृतियों से पीछा नहीं छुड़ा पाते, उन्हें याद करके हमारा दुख और भी बढ़ जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि हम यथार्थ सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं और कल्पना में जीते हैं, है ना। हम लोग की दुनिया में, हम लोग आज जो दुनिया में जी रहे हैं वो क्या है, सच्चाई और जो तथ्य है, जो वास्तविकता है, उससे हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं और काल्पनिक जीवन जीते हैं। कल्पना करके जीते हैं कि हमारे पास ये होगा वो होगा, और ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो है सो इस दिन मौत निश्चित है और सभी चीज़ धरा कधरा रह जाएगा, वो चीज़ है ना। और दूसरा पॉइंट में बता रहा है कि हम जो है सो पुरानी स्मृतियों से पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। मतलब पुरानी यादें हो गए, जो सुख दुख जो भी है वो उनको हम याद करते हुए जीते हैं, उन्हें नहीं याद करना चाहिए। जो दुख था वो बीत गया, अब आप वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए, ये यहाँ बताना चाह रहा है, ठीक है। ग नंबर क्या है कि हम सुख की मृग तृष्णा में उलझकर भटकते रहते हैं। मतलब हम लोग दोस्तों सोचते हैं सुख हमको कब मिले, और हम लोग जो है सो सुख के खोज में जो है सो लोगों से बैर, लोगों से दुश्मनी, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और हम लोग जो है सो उलझ जाते हैं, है ना। ये सब चीज़ है। और आगे देखिए क्या है, हम सदा दुविधाग्रस्त मन स्थिति में रहते हैं। मतलब हमारा जो ऐसा दोस्तों हमारा सपना है, अपना स्वभाव, हमारा कल्पना है कि हम खुद को अपने आप को जो है सो हम लोग क्या करते हैं, द्विधाग्रस्त मतलब मन
द्विधाग्रस्त मन स्थिति में मतलब जो है सो हम लोग कर लेते हैं अपने मन को, यानी कि हमेशा संकट में डाल लेते हैं मन को। हम लोग शांति स्वभाव से अगर जिएँ, अगर सबसे प्रेम मोहब्बत रखें और शांति से अगर हम लोग हर चीज़ को करें तो किसी प्रकार का हमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हम लोग के मन में दोस्तों क्या है, एक कुरफाती दिमाग जो है सो चलते रहता है ना, वो उससे सबसे हम लोग क्या करते हैं और उड़ाते चलाते हैं और हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। ये यहाँ बात बताना चाह रहा है। और आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, सॉरी आगे का पॉइंट क्या है, हम समयानुकूल आचरण करना नहीं जानते। मतलब समय किस समय में कैसा आचरण करना है वो भी हमें नहीं पता, इसलिए हमारा जो है सो दोस्तों मन, हमारा व्यक्तित्व जो है सो दुख में रहता है, हमारा जो है सो आत्मा दुखी रहता है ना। और हम लोग हमेशा जो है सो सोचते रहते हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, है ना, ऐसे कैसे हो गया, इत्यादि चीज़ें। तो इसका आंसर दोस्तों आप लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो समझते हैं इसका आंसर क्या है। ब्रज की गोपियाँ इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना संदेश जो है सो प्रेम संदेश भेजेंगे। गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण जो है सो देर होगा सवेर होगा, वो हमसे मिलने आएंगे और क्या करेंगे, अपना संदेश भेजेंगे, है ना। इससे वे तृप्त हो जाएगी, उनसे जो होगी सो गोपियाँ संतुष्ट हो जाएगी। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी। इसी आशा से वे क्या कर रही थी, इंतजार को वो कर रही थी, सह रही थी कि आज नहीं तो कल कृष्ण जी आएंगे। परंतु जो ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, जैसे ही कृष्ण का संदेश पहुंचा गोपियों के पास, वे तड़प उठी, उनकी वीरा ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी, है ना। उसने देखा कि कृष्ण जी आए नहीं, बस अपना संदेश भेज दिए उद्धव द्वारा, है ना। तो ये एक चीज़ को देख करके गोपियों को थोड़ा सा कष्ट हुआ, उनकी जो है सो इंतजार में जो है सो बाधा आ गई, है ना। इंतजार कर रही थी वो बहुत ही बेसब्री से, तो वो टूटने लगा और उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे, है ना। अब उनको लगने लगा कि कृष्ण जो है सो नहीं आने वाले हैं। वे योग संदेश में ही भटकाकर उसने उनसे अपना पीछे छुड़ा लेंगे। मतलब वे सोच रहे थे कि अब कृष्ण जी नहीं आएंगे और जो अपना संदेश भेजे हुए हैं उन्हीं से हमें संतुष्ट करके जो है सो हमसे पीछे छुड़ा लेंगे। इस भय से क्या हो गया, उनकी विरागनी भड़क उठी और यही संदेश जो है दोस्तों उनके गोपियों की विरागनी में घी का काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कवि के अनुसार फसल क्या है, समझिएगा अगला क्वेश्चन। कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है। जानते हैं दोस्तों फसल का जो उत्पादन होता है वो पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव की मेहनत से, श्रम से जो है सो ये उत्पन्न होता है। तो ये उसका रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की रोशनी किरणों का रूपांतरण तथा हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है ना। इस प्रकार फसल प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति है। फसल समझ में आ गया क्या है दोस्तों, ये हमारे किसानों के हाथों का जादू है, नदियों के पानी का जादू है ना। और जो है सो सूर्य की किरणों और हवाओं इत्यादि का जो है सो ये रूप है ना। उन्हीं का ये जो है सो एक उत्पादन है, एक मतलब फल है आप कह सकते हैं। तो वही फसल है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, जैसा समझ में आता है वो कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए मैं आगे का जो है सो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वे इसका विरोध चुप सहकर कर रहे थे। यही कारण था कि किसी स्वागत समारोह का कोई समाचार और चित्र अखबारों में नहीं छपा था। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन जो है सो अखबार चुप थी, समझ आ गया, क्योंकि इसका विरोध जो है सो चुप रख करके लोग कर रहे थे। और यही कारण था कि जो है सो स्वागत समारोह में जो है सो समाचार और चित्र अखबार में नहीं छपा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब हमारा थोड़ा ग्रामर से आगे दोस्तों, ग्रामर का क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अवयव क्या है। अवयव क्या है, किसे कहते हैं, अवयव के भेद, है ना। तो अवयव वे शब्द या रूप है जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, उसे अवयव कहते हैं। अधिक प्रति के बिना वह ठीक है ही तो इत्यादि। अवयव के भेद समझिए, 5 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण हो गया, और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक और निपात। ठीक है, समझ में आ गया। अवयव क्या है, जिस पर जो है सो वैसा शब्द इसका जो है सो वचन, लिंग, कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वैसा रूप जो इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। इनका जो है सो 5 प्रकार है, आप इसको लिख लें और समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब आ गए हम लोग लेटर की ओर। देख रहे हैं क्या है हमारा, एक चैप्टर एक क्वेश्चन है। देख रहे हैं क्या है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है हमारा करीब 5 नंबर यह है ना, जिसको बोलते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या है, निम्नलिखित क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दें। ठीक है, तो अपने विद्यालय में पानी जो है सो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। यानी कि आपके विद्यालय में पीने का जो पानी है जो है सो उसका व्यवस्था के आधार पर वो कैसा क्या होना चाहिए उस पर आपको पत्र लिखना है। हो सकता है कि पानी की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो रही हो, चाहे पानी नहीं होगा है ना, चाहे पानी गंदा होगा, चाहे नल नहीं होगा है ना, तो उस पर आपको जो है सो अपने ये प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो पत्र लिखने का देखिए दोस्तों स्टाइल क्या है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बायां और से पेपर में लिखेंगे सेवा में है ना, प्रधानाचार्य महोदय, और आपके स्कूल का नाम लिख दीजिए राजकीय उच्च विद्यालय रांची। ठीक है, रांची हो जहाँ भी हो, कोई भी स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, और दिनांक जिस दिन को लिख रहे हैं दिनांक जो है सो यहाँ लिखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा औपचारिक पत्र है। तो इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे विषय। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है विषय, कि विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है ना, इसके आधार पर तो लिखते हैं महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में पीने का पानी, ठीक है, तो समझिए क्या है, लिखे हैं क्या यहाँ पे कि पीने के पानी की व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक है ना, और यानी कि हमारा पानी जो की व्यवस्था जो है स्कूल में वो सही नहीं है। पीने के पानी का केवल एक ही नल है, गर्मी के दिनों में नल पर छात्रों और छात्र छात्राओं की बहुत भीड़ हो जाती है। कहने का मतलब जितने भी छात्र छात्राएं हैं स्कूल में वो एक ही नल पर जो है सो लाइन लगाई होती है, भीड़ हो जाती है ना। तो कई बार क्या होता है, पानी पीने के लिए 10 मिनट तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यानी कि आप इसमें लिख दी समस्या कि हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है पानी पीने के लिए है ना। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, इससे हमारी पढ़ाई में विघ्न पड़ता है। यानी कि अगर यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं विद्यार्थी लोग, कि हम लोग जो है सो इतने इंतजार करते हैं कि जो है सो हमारा पढ़ाई जो है सो में विघ्न पड़ता है, पढ़ाई खत्म होने लगता है क्लास में है ना। कृपया पीने के पानी को 2 दिन है ना, 1 मिनट क्या लिखा हुआ है, कृपया पीने के पानी को 2-3 और नली, हाँ यार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है कि कृपया पीने के पानी के 2-3 और नलों की व्यवस्था की जाए, जिससे विद्यार्थियों को कुछ है ना कुछ राहत मिल सके। ठीक है, आपका विश्वासी जो है सो ज्ञानंद कुमार, कक्षा 10। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को जो है सो लेटर लिखना है अगर स्कूल में प्रधानाचार्य को लिखना हो तो। चलिए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है हमारा, जो है सो वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखे। ये हमारा हो गया अनौपचारिक, यानी कि पिताजी को पत्र लिखना है, इसको भी देख लेते हैं ना। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि छात्रावास छात्रावास उच्च विद्यालय धनबाद, दिनांक जो भी है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, जो भी 20 नवंबर है ना 2023-24 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक डेट लिख दिया गया है रेंडमली। ठीक है, तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपको ये लिखना है, यानी कि आपको बायां साइड जो है सो इतना पोर्शन लिखना ही लिखना है। पहले आपका विद्यालय का नाम, जहाँ से आप बोल रहे हैं, जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं, वो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, हॉस्टल से लिख रहा है अपने पिता को पत्र, तो यहाँ पे हो गया छात्रावास और उसका पता, फिर दिनांक, फिर पिताजी को लिखना है पूज्य पिताजी, और उसके बाद सादर प्रणाम। और छोटे होंगे तो नमस्कार, जैसे कि अगर भैया को लिख रहे हैं, दीदी को लिख रहे हैं, या फिर भाई को लिख रहे हैं, तो छोटे भाई बहन को लिखेंगे तो लिखेंगे नमस्कार, और बड़े को लिखेंगे तो प्रणाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि आपका पत्र मिला, आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के, 1 मिनट थोड़ा सा उसको ऊपर करते हैं। आपका पत्र मिला, आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को उत्सुक है। पिताजी, आपकी प्रेरणा एवं निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अब क्योंकि परीक्षा निकट है, मैंने पढ़ने का समय बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा ध्यान जो है सो ज़्यादा ध्यान पाठों को दोहराने पर तथा प्रश्नों को बिना देखे हल करने के अभ्यास पर केंद्रित है। मैं देख रहा हूँ कि इससे मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर शिक्षक से सहायता लेता हूँ। कक्षा में
कक्षा में एक मिनट, हाँ, कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती रहती है। आपके आशीर्वाद से इनमें मुझे प्रायः हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। आशा है मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा उतरूंगा। इस संदर्भ में भैया को भी निश्चित रहने को कहिएगा और माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे, है ना। तो आपका पुत्र विजय। तो ऐसा आपको लिखना है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको लिखना है कि मैं ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करूँगा, अच्छा नंबर लाऊंगा, अच्छा अंक लाऊंगा और अपने पिताजी को जो है सो इस प्रकार से संदेश देना है और लिख देना है। तो इस प्रकार से पेपर आपका जो है सो क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा, तो आपको लिखना है, ठीक है, फॉर्मेट समझना है केवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से लगभग 50 शब्द में एक विज्ञापन लिखें। तो विज्ञापन भी दोस्तों आपका एग्जाम में पूछता है और अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जागरूकता फैलाने के लिए आपको लिखना है विज्ञापन। तो आपका सहयोग हमारी सफलता, इस तरह से लिख दिया, थोड़ा अट्रैक्टिव आप भी लिख सकते हैं। अपराध नियंत्रण जन जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है, यहाँ से लिख दिया गया क्या, अपराध को नियंत्रण करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सतर्क रहें, सचेत रहें, आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान, है ना, रखें, साइबर अपराधों से सतर्क रहें, है ना। तो इतना लिख दिया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराधों से सतर्क रहे, ना अफवाहें फैलाएं और ना फैलाने दें। और आप अपराध रोकने पे हर नागरिक का योगदान है। पुलिस कार्यालय, है ना, कुछ भी, डाल्टनगंज, चाहे कोडरमा, रांची, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया विज्ञापन। तो इस तरीके से आपको लिखना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव और आकर्षक तरीके से। चलिए हम लोग देखते हैं अगला विज्ञापन किस पे है, ठीक है। एक विज्ञापन और दोस्तों क्या लिखा हुआ है, छात्रों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करें। तो क्या लिखा हुआ है, खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। खेल ही है सबसे उत्तम व्यायाम, है ना। छात्रों में खेल के प्रति रुचि और उनकी खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से सभी विद्यालयों में खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले। तो इतना लिखा गया है, थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। हाँ, क्या लिखा हुआ है कि बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें, खूब खेलें, स्वस्थ रहें, विजयी बने, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, विज्ञापन। और एक आवश्यक चीज़ क्या है कि विज्ञापन जब भी बनाओ तो एक क्या करो, एक बॉक्स को रेडी कर लो इस हिसाब से, ठीक है, एक बॉक्स को रेडी कर लेना, तब जा करके और भी सुंदर लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो है क्वेश्चन क्या है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए पढ़ते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इसमें दोस्तों यह पता चलता है कि जॉर्ज पंचम का नाक जो भारत में लगाने की बात हो रही है, इसमें जो है सो हमारी गुलामी मानसिकता को दिखाया जा रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम आज भी हैं, है ना। उन्हें अपने उस अतिथि का नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। यानी कि भारतवासियों को यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे अभी भी जो है सो गुलामी के जो है सो मानसिकता में जी रहे हैं। जिन अंग्रेज़ों ने हम पर गुलामी किया, हम लोगों को गुलाम बनाया, हमें जो है सो अपमान किया हमेशा, उन्हीं का जो है सो एक मूर्ति का नाक केवल को देख करके टूटा हुआ है, तो उसको लगाने के लिए लोग यहाँ पे क्या है, पूरा सीरियसली हो चुके हैं, है ना। तो वे नहीं चाहते कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। मतलब यहाँ के लोग चाहते हैं कि जब अगर यहाँ पे एलिजाबेथ आएगी तो जॉर्ज पंचम की नाक को देखेगी तो खुश होगी। तो ये सोच करके इन लोग क्या कर रहे हैं, जॉर्ज पंचम की नाक को लगवाने के लिए खूब एड़ी चोटी का जो है सो सामना करने के लिए भी तैयार है ना। वे मेहनत करना चाह रहे हैं, तो वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मुहर लगाए रखना चाहते हैं। मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ के भारतवासियों को इतना भी मतलब जो है सो नहीं अंदाज़ा है कि अगर जो गुलाम हमें बनाया था अंग्रेज़, उसको जो है सो हम अगर आज फिर से देते हैं प्राथमिकता और फिर से देते हैं उनको सम्मानजनक व्यवहार करते हैं और मूर्ति पर नाक लगा देते हैं, तो इससे अंग्रेज़ों को क्या लगेगा कि हमारा भारत जो है सो हमारा जो राज था भारत में, उससे अभी भी जो है सो लोग प्रभावित हैं और अभी हमसे जो है सो डरते हैं और गुलाम हैं, है ना। तो ये प्रवृत्ति को सोच करके जो है सो दोस्तों भारत के लोगों की जो मानसिकता है वो गुलामी वाली प्रतीत होती है। तो इसमें यही चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है।
तो इसमें ये भी बताया गया दोस्तों कि हम लोग के ऊपर जो भी मतलब जो राज किया, शासन किया, तो हम लोग कितना भी गुलाम क्यों न थे, लेकिन इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा भी प्रश्न जो है सो उठती है कि हम लोग का भारत में कोई भी आए तो हमारा वो अतिथि है, मेहमान है, तो उसका हम लोग क्या करें, पूरा ख्याल रखें। ये भी यहाँ पे जो है सो मानसिकता दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये भी हमारे भारत में एक जो है सो प्रचलित शब्द है, अतिथि देवो भव, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा एक चीज़ और बढ़ गया, थोड़ा कहाँ है देखिए यहाँ पे ना, लेखक यहाँ पे थे ना, हाँ, इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा भी प्रश्न लगाया गया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ था दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। प्रकृति के अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को अनुभूति हुई कि उसके भीतर कुछ बूंद बूंद कर पिघल रहा है। दोस्तों आखिरी प्रश्न देखिए क्या है। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्द में निबंध लिखे। मेरा जीवन का लक्ष्य, है ना। अगर आप मेरा जीवन का लक्ष्य में लिखते हैं तो क्या लिखा हुआ देखिए, भूमिका, मेरा लक्ष्य, लक्ष्य क्यों, है ना, तैयारी इत्यादि। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, अपने जीवन के आपको अपने जीवन में आपको अपने जीवन में क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या बनना है इत्यादि पे आपको चर्चा करना है। तो भूमिका लिखिए, है ना, मेरा लक्ष्य लिखिए और लक्ष्य क्यों जरूरी है, सब पे अपने मन से लिखना है आपको नंबर मिल जाएंगे। और बस अपने बारे में अपने जो है सो जीवन के निम्न बिंदुओं पर आप जो है सो चर्चा कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। अपना भूमिका लिख लीजिए। प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ऐसा लिख लीजिए, है ना। तो आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, तो भूमिका हो गया। मेरा लक्ष्य यानी आपका लक्ष्य क्या है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, है ना, ये सब लिख सकते हैं। लक्ष्य क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जो है सो एक सभ्य नागरिक बन जाएं, है ना। और इस तरह से हम लोग जो है सो इस तरह से एक निबंध को लिख पाने में समर्थ हो सकते हैं। इसको आप सेल्फ स्टडी के दौरान कर ले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा सारा क्वेश्चंस। और दोस्तों यूं ही नहीं, हमारा वीडियो खत्म होता है, मैं अगले पार्ट को भी ला रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ख़त्म कर लीजिए सारे क्वेश्चन को देख करके। और मैं नेक्स्ट वीडियो को भी ला रहा हूं आज और कल सुबह तक में जो है सो काफ़ी सारा 2-3 वीडियो में और ला दूंगा, और आपको देख के आना है और एग्जाम को बेहतर तरीके से लिख के आना है, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।